मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बजट 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 का बहुत शोर था और लीजिए बजट पेश हो भी गया, लेकिन ये अंतरिम ही रहा। न टैक्स बदले, न बड़ी घोषणाएं हुई। हालांकि निर्मला सीतारमण 8 हफ्ते पहले ही बोल चुकी थी कि साल चुनावी है तो बजट अंतरिम ही रहेगा, यानी असली बजट जून जुलाई में नई सरकार का वित्त मंत्री पेश करेंगे या करेगा जो भी होगा। तब जो भी वित्त मंत्री बने, खैर आते हैं आज के मसले पर। वित्त मंत्री सदन में करीब 58 मिनट बोली और इस दौरान सबसे ज्यादा 42 बार टैक्स और इतनी ही बार पीएम शब्द दोहराए गए। पर डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट किसी भी तरह के टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। पीएम से शुरू होने वाली योजनाएं खूब सारी गिनवाई गई। बजट पेश होने के बाद विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने भी इस पर प्रतिक्रियाएं दी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इसे मोदी सरकार का विदाई बजट बता दिया। वहीं पर कांग्रेस सांसद गौरव गंगोई ने कहा कि इस बजट में मध्यम और गरीब वर्ग के लिए कुछ नहीं है। क्या है पूरा बजट का आकार और 2024 में यानी कि इस साल जो लोकसभा चुनाव होना है उस बाबत कितना महत्वपूर्ण है ये बजट, और साथ ही क्या इसमें आने वाले समय को लेकर जिस तरीके से बीजेपी सरकार कह रही है, बीजेपी नेता कह रहे हैं कि इसमें आने वाले साल को लेकर विजन दिखाई देता है। अगली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पहले ही जब मीडिया से मुखातिब हुए थे तो पहले ही कह चुके थे। खास मेहमान हमारे साथ हैं अनिल जैन, अर्थशास्त्री, ये सभी लोग हमारे साथ हैं। अब यहाँ पर हालांकि और जो आपने बातें कही है उसका जवाब मैं नहीं दूंगी। यहाँ पे हमारे अर्थशास्त्री जी बैठे हुए अनिल जैन जी हैं, उन बातों का, उन सभी चीजों का जवाब वो देंगे। अनिल जैन जी, जो अभी बजट सामने आया, आज जो निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया उसमें संदीप जी कह रहे हैं कि देखिए शायद बजट पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो गई। 3 लाख लखपति दीदी बनाने की बात की गई है, 3 करोड़ नहीं। सबसे पहले तो इसको जरा सा डिफाइन कर दीजिएगा कि हमसे गलती हो रही है, कहां गलती हो रही है। बाकी आज ये जो अंतरिम बजट था इसे आप कितने नंबर देते हैं? संतुलित लगता है आपको, चुनावी लगता है आपको, या लगता है कि देखिए कहीं ना कहीं हताशा है, सरकार को लगता है कि शायद अब नहीं आएंगे तो अभी फिलहाल इतना ही रहने दीजिए? क्या है आपका पूरा आकलन इसको लेकर? नहीं, मेरा ऐसा सोचना है, पहली बात तो ये चुनावी बजट नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट जब वापस चुन के आएगी तो अपना एक प्रॉपर बजट, जो कंप्लीट बजट है वो देगी। इस बजट के अंदर जो मिलता है वो मोदी जी की जो सोच है उसकी झलक मिलती है। जो 7 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, जो मोदी जी अपने भाषणों में बात कहते हैं, जो भी उन्होंने बात कही है, मुझे लगता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का उन्होंने एक एक पॉइंट उन्होंने नोट करके और वही पॉइंट्स का यहाँ पे पूरे बजट का जो स्पीच है या जो बजट के डॉक्यूमेंट्स देखे बाद में, उसके अंदर वही सब बातें रिपीट हो रही है। सोलर की बात अभी मोदी जी ने कही थी अयोध्या में, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट की बात करी थी, रेलवे की बात करी थी, मेट्रो मंडी की बात करी थी, वगैरह। पूरी करने दीजिए, एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए भाई। संदीप जी प्लीज बात पूरी होने दीजिए। जब आप बोल रहे थे मैंने किसी को आपको टोकने का मौका नहीं दिया। नहीं संदीप जी ऐसे नहीं, देखिए अब बात उलझ जाएगी। जब तक आप एक मिनट रुकिएगा जरा। अनिल जी 1 मिनट, अनिल जी बस 1 मिनट रुकिएगा जरा। संदीप त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी, देखिए संदीप त्रिपाठी जी, आपने जितनी देर तक बोला, क्या आपको किसी ने बीच में इंटरप्ट किया है? संदीप जी, आपको किसी ने बीच में इंटरप्ट किया है? आपको किसी ने बीच में इंटरप्ट किया? नहीं किया, किसी ने आपको बीच में इंटरप्ट नहीं किया। जो कांग्रेस ने विपक्ष ने सवाल उठाया है, हाँ, वो सही है या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं संदीप जी, मैंने क्या कहा आपसे? डिबेट के अंदर सबको अपनी बात रखने का अधिकार है ना संदीप जी, डिबेट के अंदर सबको अपनी बात रखने का अधिकार है ना। आपने अपनी बात रखी, किसी ने आपको नहीं टोका। अब प्लीज अर्थशास्त्री हैं वो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, अर्थशास्त्री हैं वो, अपनी राय बता रहे। आपको उनकी राय से परेशानी होगी, जब आपकी बारी आएगी तो आप अपनी बात रखिएगा। इकोनॉमी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ जी अनिल जी, और देश की इकोनॉमी बजट से गाइडेड होती है और उसी दिशा में बहुत ही, तो मैं कहूंगा कि अच्छा काम किया है। वोट ऑन अकाउंट का काम किया है, ज्यादा कोई छेड़छाड़ नहीं की है। इनकम टैक्स रेट में लोगों को खुश करने के लिए कुछ भी नहीं किया है गवर्नमेंट ने। छोटे छोटे जो प्रोविजन किए थे, जो इनकम टैक्स एक्ट में सालों से 7,000 और 10,000 15,000 की डिमांडें खड़ी थी, जिनको रिकवर करने का कोई रास्ता नहीं था, कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कई लोग उसमें से गुजर चुके हैं, उसको राइट ऑफ करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम कम किया है। कहीं पे थोड़ा सा सरचार्ज कम कर दिया, पर मोटा मोटी कोई भी किसी को खुश करने के लिए, चाहे कोई अडानी हो या कोई गरीब आदमी हो, उसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है। हाँ, यहाँ चिंता का विषय एक जरूर है बजट के अंदर। कुछ हमारी इकोनॉमीज के अंदर थ्रेट्स हैं
और उन थ्रेट्स को एड्रेस करने के लिए अभी कुछ भी नहीं किया। और मुझे लगता है कि जब अगला बजट आएगा जुलाई में, वो एक बहुत ही टफ बजट होगा। अगर मैं थ्रेट्स की बात करूं, इस समय जो देश में इकोनॉमिक थ्रेट्स हैं, सबसे पहली जो थ्रेट्स है, हमारा जो फॉरेन डेट है वो बढ़ता चला जा रहा है। 2014 में 450 बिलियन डॉलर का, यूएस डॉलर का डेट था। इस समय 2023 में वो 625 बिलियन डॉलर का डेट हो गया है, विच इज इक्वलेंट टू 100% ऑफ द हमारी जीडीपी। इसी तरह से जो टोटल डेट है, जो उधार लिया है गवर्नमेंट ने, 2014 में 58 लाख करोड़ का था और वो उधार अभी बढ़ के 156 लाख करोड़ का हो गया है, ऑलमोस्ट 3.5 टाइम। ये जो उधार हम ले रहे हैं डेवलपमेंट के नाम से, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए उधार की जरूरत पड़ती है, पर ये थोड़ा सा इकोनॉमिक बैलेंस के लिए दिक्कत आएगी। इसी तरह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस 2014 के अंदर 145 बिलियन यूएस डॉलर का था और 2023 में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डिफरेंस है वो 267 बिलियन डॉलर का हो गया है। इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा रुपया है वो डेप्रिशिएट कर रहा है। 2014 के अंदर जो रुपया था वो 64 रुपए का था, $1 था, और अभी हमारा डॉलर हो गया 82 रुपए का। तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, फॉरेन ट्रेड वगैरह है, तो ये जो सेक्टर एड्रेस करना चाहिए था और इसकी जरूरत है, शायद इस समय नहीं करके वो जुलाई में करेंगे और उस समय कुछ टफ फीचर्स आएंगे। इसके अलावा मेरी एक और सोच है, मुझे लगता है कि जो प्रेसिंग सेक्टर्स हैं उनके ऊपर कुछ न कुछ कमेंट होना चाहिए था। बजट स्पीच के अंदर कुछ जिक्र होना चाहिए था। टूरिज्म हमारा 10% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। प्राइवेट कंस्ट्रक्शन जो है वो भी 10% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज के आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा महत्व होगा और ये हमारी इकोनॉमी को भी गाइड करेगा। इसी तरह से डिफेंस एक सेक्टर है, डिफेंस में एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग, उसके ऊपर ज्यादा कुछ क्लैरिटी नहीं दिख रही है। कुछ ज्यादा जिक्र होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है हमें डिफेंस में मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करने की, और ये बहुत अच्छा कमाई का धंधा भी है, बल्कि मोनोपोली बिजनेस हो सकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत जरूरी है। अगर एफडीआई को इसी तरह से आगे बढ़ाना है, एफडीआई के बारे में अच्छी बात है कि 300 से 600 बिलियन डॉलर की एफडीआई आई है, अभी डबल हो गई है 5 साल में। इससे गुड न्यूज, बट इसको और बढ़ाया जा सकता है, इसमें बहुत पोटेंशियल है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर कोई रेफरेंस नहीं है। सोशल स्पेंडिंग जो है 8.6% है, वो भी बढ़ाने की जरूरत है। तो कुल मिला के जैसे सर्विस सेक्टर है, जीडीपी का 50% कंट्रीब्यूट करता है। बजट डॉक्यूमेंट्स मुझे लगता है इनकम्प्लीट है, या फिर ये सोच के दिए गए कि अभी तो कोई बात नहीं, टाइम पास की बात है, अभी अगले जब भी हम जीत के आएंगे हम पूरा डॉक्यूमेंट देंगे और उस समय शायद पूरे प्रोविजंस आएंगे। बिल्कुल, यही जो लाइन है अनिल जैन जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही, देखिए जब हम जीत के आएंगे, पूर्ण बजट जब लाएंगे तो उसके बाद आपको उसमें पूरी झलक नजर आ जाएंगे। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? यही एक तरीके से जो मोदी की गारंटी चल रही है, मोदी की गारंटी है कि देखिए, अब मोदी की गारंटी ये है कि जब पूर्ण बजट लेकर आएंगे तो उसमें वो सब कुछ होगा जो आपको थोड़ी बहुत कमी खल रही होगी। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि अभी उनको कॉन्फिडेंस है और मुझे भी लगता है कि डेफिनेटली दे विल कम, इसमें कोई डाउट वाली बात भी नहीं लगती है। उन्होंने जो कुछ भी किया है अच्छा किया है देश में, और ऐसे तो कमियां निकालने पे 100 कमियां निकाली जा सकती है। ओवरऑल परफॉर्मेंस इज वेरी गुड ऑफ द गवर्नमेंट, और ये जो है इकोनॉमिक अभी 1 सेकंड रुक जाएगा, 1 सेकंड रुकिए सर। एक छोटी सी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है जी। कृपया प्रियंका जी और हमारे अर्थशास्त्री महोदय ये बताएं, ये जो फरवरी का बजट है ये अंतरिम बजट है या अंतरिम बजट जुलाई में आएगा? कृपया यह क्लियर कर दीजिए। अनिल जैन जी, नहीं था फरवरी का बजट। अनिल जैन जी जवाब दे दीजिए जरा संदीप जी की बात का, जुलाई में अंतरिम बजट आएगा। उनकी शंका का समाधान कीजिए। संदीप जी अब सुनिएगा ना, वो शंका का समाधान कर रहे हैं। हाँ, रुक तो जाइए, अब जब सवाल पूछा तो आप जवाब भी दीजिए जी। अनिल जैन जी,
इसमें ये जनता को इंटरिम गुमराह मत बजट करिए, है, गुमराह है इसलिए ज्यादा तो सही हो आपको जाएगा। अनिल दिख संदीप रहा जी, अब है। सुनेंगे भी तो, सवाल आप पूछ लेते हैं फिर जवाब सुनते नहीं, अब जवाब भी तो सुनिए। अनिल जैन जी बताइए। संदीप जी, ये एक इंटरिम बजट है और जो गलत बात कर रहा है आप, वापस शास्त्री नहीं एक है तो। कस्टम है, कैसे गलत हुआ? आप एक कस्टम है, बजट में ज्यादा चेंजेस नहीं किए जाते। जो सरकार जाती है लास्ट ईयर में, अगर वो चेंज करती तो भी आप उसको क्रिटिसाइज करते कि इन्होंने अपने एकदम फायदे नहीं के था। लिए बजट बनाया है। ठीक है। बात कर रहा हूँ। उस समय ठीक भी है। आप उनको नहीं छोड़ते। चलिए। क्या बजट उन्होंने जो फरवरी में बजट दिया है, बजट आता है, बजट दिया है कोई भी इकोनॉमी सरकार को, हो, जब सरकारें दिशा बदल दी जाती है। है या सरकार फिर से आती है तो उनके तो अंतरिम बजट लेके आती है। संदीप जी अब रुक जाइए, पता है संदीप जी अब रुक जाइए, संदीप जी अब रुक जाइए, रुक जाइए। आप बिल्कुल ही अलग ही बात कर रहे हैं। अब पता नहीं क्यों मुझे लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, आपके तरफ से ये बातें थोड़ी अजीब लग रही है मुझे, पर रुक जाइए। चलिए आते हैं अभी दोबारा आपके पास। दीपक बघेल जी, यहाँ पर जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया, आती हूँ अनिल जैन जी, फिर से आपसे बात करेंगे अभी। दीपक बघेल जी, जो आपने यहाँ पे लक्ष्य निर्धारित किया है, अभी जिस तरीके से आपने अनिल जैन की बात सुनी होगी, कुछ चीजें थी जिस पर काम होना चाहिए था। अनिल जैन जी अर्थशास्त्री हमारे साथ। अनिल जैन जी, ये अगर हम पूरे बजट को देखें, यहाँ पे विपक्ष का कहना यह है कि कुछ था नहीं बजट के अंदर, जैसा कि वो अलग अलग दलीलें दे रहे हैं, लेकिन अगर हम पिछले रिकॉर्ड को देखें, कांग्रेस के शासन को देखें, 2014 देखें, 2019 देखें, उस बाबत क्या उसके कंपैरिजन में ये इस बजट का वजन हल्का हो गया है, या दूरगामी तरीके से देखा जाए कि हाँ ठीक है, इतना होना चाहिए था, ये जरूरी था, कम से कम बताना तो था कि हम आएंगे तो क्या करेंगे? वेल, पहली बात तो जैसा अभी आपने कहा, ये कोई पहला इंटरिम बजट नहीं है। मेरे ख्याल से ये 13वां या 14वां इंटरिम बजट आया है, और इसके पहले भी जितने भी इंटरिम बजट आए हुए हैं उसमें भी कुछ न कुछ इस तरह की घोषणाएं हुई हैं। बिल्कुल, ये ट्रेडिशनल फॉलो किया गया है, नंबर एक। तो इसमें कोई ऐसी कोई विशेष बात नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। कि अगर आपका कहने का अर्थ है कि केवल फिगर्स लिख के उस डॉक्यूमेंट को कंप्लीट कर दिया जाए कि कहाँ से रुपया आएगा, बट आप ये सोचिए कि क्या 4 महीने हम कोई काम नहीं करेंगे, दफ्तर बंद करके बैठ जाएंगे? एक 4 महीने भी अगर आपको काम करना है तो एक लॉन्ग टर्म काम करना है। कोई इंडस्ट्री चल रही है तो वो एक कंटिन्यूअस फेनोमेना है। ये जो मालगाड़ी के डब्बे या पैसेंजर डब्बे या जो भी डब्बे वंदे भारत के डब्बे बनने की बात है, तो ये कोई एक दिन का प्रपोजल नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक प्रोसेस शुरू करने की बात की है, ये सालों साल तक चलेगा। कोई 4 महीने में ये डब्बे बन के नहीं आएंगे। ये डब्बे तो हो सकता है अगले 3 साल बने, 4 साल बने, 5 साल बने। बजट जो डॉक्यूमेंट होता है वो एक इकोनॉमी दिशा देता है, और दिशा को हम कंटिन्यू करते हैं उसी डायरेक्शन में। जी बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। जी अनिल जैन जी, तो वो उसी लाइन में काम किया करते हैं। आपका ये कहना है कि 40,000 डब्बे कोई अपने 4 महीने में थोड़ी बनाने हैं। ये एक आइडिया है, ये एक प्रोग्राम है, ये एक प्लानिंग है कि आगे चल के इस डायरेक्शन में काम करना है। तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो पूरे देश को एक वर्किंग गाइडलाइन देती है, वर्किंग डायरेक्शन देती है। जी अनिल जैन जी, तो ज्यादा इस बारे में ये कहना कि साहब ये क्यों कर दिया गया है, क्यों नहीं कर दिया गया है, इसमें कोई तर्क नहीं है। हर बार कुछ न कुछ घोषणाएं होती है, और बहुत सारी घोषणाएं हो सकती थी, अपीजिंग घोषणाएं हो सकती थी। ऐसी कोई अपीजिंग घोषणा नहीं है इस पूरे बजट डॉक्यूमेंट के अंदर, पहली बात तो। और जो मैंने कुछ और भी चीजें कही, आपने बात करी महंगाई की। महंगाई डेफिनेटली, आई एम विथ यू, महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। पर एक चीज जब आप इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, जब आप डेवलपमेंट प्रोसेस चालू करते हैं, और इतने सालों से जो हमारा रुका हुआ डेवलपमेंट था, आज हमने डेवलपमेंट पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट है वो महंगाई है। अब सवाल आता है कि महंगाई को बैलेंस करें या डेवलपमेंट को बैलेंस करें। जब डेवलपमेंट होगा तो प्राइसेस बढ़ेंगी, और ये एक बेसिक इकोनॉमिक्स है। तो मुझे लगता है कि आगे चल के फाइनेंस मिनिस्टर इसके बारे में सजग है, और मेरे हिसाब से पिछले साल के मुकाबले में इन्फ्लेशन इस साल काफी कम रहा है। प्राइसेस कंसिस्टेंटली रही है। अगर इकोनॉमिक ये इन्फ्लेशन 4 या 5% है, तो ये विद इन टॉलरेंस लिमिट है।